हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। आपको करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव जाके बताएंगे कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव, और आज हम क्या करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और आज हम क्या करने जा रहे हैं, टाइप 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैम हमेशा क्या बोलते हैं कि पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आए तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ कैन यू अप्लाई ग्रीन केमिस्ट्री फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या लिखा है, टू कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मोक। मतलब कि फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हम कैसे, ग्रीन केमिस्ट्री मतलब क्या, सस्टेनेबल केमिस्ट्री, कि हम उसको और इजी तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं कि हाउ कैन यू अप्लाई ग्रीन केमिस्ट्री फॉर टू कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मोक। टू कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मोक, यहाँ देखो द मेजर कॉम्पोनेंट्स। पहले तो देख लेते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक में जो मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ देखो, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलिन, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम पैन भी बोलते हैं, PAN। क्लियर है। Thus इट कैन बी रिड्यूस। अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, हमको ये तो पता चल गया कि भाई इसमें कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपके मेजर कॉम्पोनेंट्स है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक के मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं ये। Thus इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय controlling the primary precursors of photochemical smoke such as NO2 and hydrocarbons, along by reducing the secondary precursors like ozone and PAN। हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जब हम इन सारी जो जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं इनको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। प्राइमरी प्रिकर्सर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो NO2 हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, और सेकेंडरी प्रिकर्सर्स कौन कौन से हैं, ओजोन और पैन। इनको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इनको रिड्यूस करके आप क्या कर सकते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे देखो, बाय कन्वर्टिंग कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन ऑटोमोबाइल्स, the release of nitrogen oxide and hydrocarbons to the atmosphere can be prevented। जितने भी हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं ना ऑटोमोबाइल से, हम जो गाड़ियाँ चलाते हैं, इतना ट्रैफिक में इतना धुआं करते हैं, उससे जो हार्मफुल केमिकल्स निकल रहे हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स को हम प्लांट कर सकते हैं। देखो, प्लांटेशन तो हमको करना ही चाहिए, हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हमको लगाने चाहिए, जैसे कि देखो यहाँ पे कौन कौन से प्लांट लिखे हैं, पाइनस, जुनिपेरस, क्वेरकस, पैरस एंड विटिस। ठीक है, ये कैसे होते हैं, आपने शायद इसके नाम सुने नहीं होंगे, तो इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या करते हैं, कैन मेटाबोलाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड देयरफॉर देयर प्लांटेशन कुड हेल्प इन दिस मैटर। मेटाबोलाइज कर देते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड को, किसको मेटाबोलाइज करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को मेटाबोलाइज कर देते हैं, और इसीलिए ये हेल्प करते हैं हमको किसमें, एनवायरनमेंट को बचाने में। ग्रीन केमिस्ट्री को क्या करते हैं, ये बढ़ावा देते हैं। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो, हाउ कैन यू अप्लाई ग्रीन केमिस्ट्री टू अवॉइड यूज ऑफ हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट्स इन ड्राई क्लीनिंग एंड दैट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग। हम कैसे ग्रीन केमिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हैं टू अवॉइड द यूज ऑफ हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट्स। हेलोजिनेटेड मतलब कि क्या हुआ, जितने भी हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे सॉल्वेंट्स इन ड्राई क्लीनिंग एंड दैट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, टेट्राक्लोरोइथेन is now being replaced by a process where liquefied carbon dioxide
किससे रिप्लेस कर दिया गया है इसको? लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा डिटर्जेंट के रूप में काम आ रहा है। विद अ सुटेबल डिटर्जेंट इज यूज्ड, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजनेटेड सॉल्वेंट्स बाय लिक्विड विल रिजल्ट इन लेस हार्म टू द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में भी क्या होगा? लेस हार्म पहुंचेगा जब हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे किसको? हेलोजनेटेड कंपाउंड्स को रिप्लेस कर देंगे। दीज डेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपके वन वर्ड वगैरह में भी आ सकता है, ठीक है। दीज डेज जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ ब्लीचिंग क्लोथ्स इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्रीज विच गिव्स बेटर रिजल्ट्स एंड मेक यूज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। तो हमने किसको रिप्लेस कर दिया? जो क्लोरीनेटेड वाटर यूज कर रहे थे ना पहले, जो हेलोजनेटेड सॉल्वेंट्स यूज कर रहे थे, उनको हमने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, जो कि हमको और बेहतर रिजल्ट्स दे रहे हैं। किसमें? लॉन्ड्रीज में और ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स में। क्लियर है? ठीक है। क्लोरीन गैस वॉज यूज अर्लियर फॉर ब्लीचिंग पेपर। जो क्लोरीन गैस थी ना, उसको पहले यूज किया जाता था किसके लिए? फॉर ब्लीचिंग पेपर। दीज डेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमने ये वॉशिंग क्लोथ्स के लिए भी देखा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्या है? बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट है, सुटेबल कैटलिस्ट विच प्रमोट्स ब्लीचिंग एक्शन, जो कि ब्लीचिंग एक्शन को प्रमोट करता है। किसको हमने रिप्लेस किया? क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स को, हेलोजनेटेड सॉल्वेंट्स को रिप्लेस किया किसके साथ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। क्लियर है? अब यहाँ क्या लिखा है? हाउ कैन यू अप्लाई ग्रीन केमिस्ट्री टू रिड्यूस यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के यूज को हमको रिड्यूस करना है सॉरी क्या करना है अपन को? रिड्यूस करना है इसके यूज को। कैसे अपन रिड्यूस कर सकते हैं? यहाँ देखो, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर सॉल्ट्स, क्या होते हैं पहले तो देखिए, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम having long chains of benzene sulfonic acids or salt of sodium having long chains of alkyl hydrogen sulfates। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं क्या? पहले तो हम बता रहे हैं कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते क्या हैं? क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है ना, ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। और the salts of sodium having long chains of alkyl hydrogen sulfates, but unlike other pollutant detergents are not biodegradable। biodegradable का मतलब क्या होता है? कि वो easily decompose नहीं किए जा सकते हैं, easily decompose नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। As they are not acted upon by the microorganism। जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, जैसे मान लो हम जो मैन्योर होता है, जो कि हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है ना, जैसे मान लो वेजिटेबल पील हो गया, या फिर घर में जो हमारे वेजिटेबल्स से हमको जो कचरा निकलता है, जो कचरा मिलता है, उसको हम अगर मान लो सॉइल में डाल देंगे तो क्या होता है? वो खाद बन जाता है ना। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट कर देते हैं और वो प्लांट्स के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन वहीं अगर आप क्या कर दोगे, उस मिट्टी में पॉलीथीन डाल दी, या फिर आपने क्या डाल दिया, कोई पॉली बैग डाल दिया, प्लास्टिक डाल दी, तो वो सालों हो जाएंगे, वो डिकम्पोज नहीं होगा, आपको वैसे की वैसा टुकड़ा वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसको मतलब क्या हुआ कि वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ईजिली डिकम्पोज हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो हमने क्या देखा? जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एज दे आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हेंस हमको क्या यूज करना चाहिए? सोप्स मेड अप ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स शुड बी यूज बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल। ऐसे सोप्स यूज़ करना चाहिए जो कि वेजिटेबल ऑयल से बने हों, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। आप सोचो, अगर इतनी सारी प्लास्टिक हम लोग फेंकते जाएं सॉइल में, यूज़ करते जाएं और फेंकते जाएं, यूज़ करते जाएं फेंकते जाएं, तो देखो कितनी ज़्यादा प्लास्टिक जमा हो जाएगी। और अगर ऐसे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जमा होने लग गए हमारे आसपास, तो क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट तो खराब होगा ही होगा, और उसके कारण और सारी हार्मफुल डिसीजेज हमको होने लग जाएंगी, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को अच्छे से उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाता। सॉइल से प्लांट्स को क्या मिल रहा है? न्यूट्रिएंट्स ही मिल रहा है ना? बिल्कुल है। तो अगर हमने पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक ऐसे ही फेंकने लग जाए तो क्या होगा? सॉइल खराब हो जाएगी, सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। और सॉइल पॉल्यूशन होगा तो उसके कारण क्या होगा? जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं ना, जिसके कारण हम जी रहे हैं आज। तो अगर मान लो मिट्टी ही खराब हो गई तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और लिविंग बीइंग को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचेगी।
क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, लास्ट क्या देखा था? हाउ कैन यू अप्लाई ग्रीन केमिस्ट्री टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल? हाउ कैन यू अप्लाई ग्रीन केमिस्ट्री टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल? यहां देखो, दे शुड बी रिप्लेस्ड, उनको किससे रिप्लेस करना चाहिए? दे शुड बी रिप्लेस्ड बाय बायोडीजल्स एंड बायोपेट्रोल्स, biodiesels and biopetrols like ethanol, fuel cells, solar and wind, so that environmental pollution can be controlled. ठीक, these are made using green chemistry and solar cells. ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब क्या हो? जहाँ पे हम प्लांट बेस्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं उनको बनाने के लिए। अब जैसे फ्यूल सेल्स, ये सब आप किस में पढ़ोगे? आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है, जो कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ये क्या होते हैं? ये लेस एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं हमको। तो अगर हम पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस करने की सोच रहे हैं तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं उनको? बायोडीजल्स और बायोपेट्रोल से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि इथेनॉल, फ्यूल सेल्स, सोलार्स एंड विंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ग्रीन प्लांट्स यूज carbon dioxide for photosynthesis and return oxygen to the atmosphere. Even then, carbon dioxide is considered to be responsible for greenhouse effect. Explain why. अब ये बोल रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं, और ऑक्सीजन उनके बदले में देते हैं, जो हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं और हम जी रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है मैम? इवन देन कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। वाई? देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, किससे? जो भी हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो भी हम फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, उसके कारण क्या हो रहा है? बहुत हार्म पहुंच रहा है। इट इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एक लिमिट तक, ठीक है, एक लिमिट तक सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन अगर वहीं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक सही मात्रा में सही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बन जाएगी, वो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बन जाएगी। और इसीलिए वहाँ पे लिखा है कि क्या? कि कार्बन डाइऑक्साइड इज considered to be responsible for greenhouse effect. It is responsible for greenhouse effect. देखो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, when the use of fossil fuels is increased, when the use of fossil fuels is increased, a large amount of carbon dioxide is released into the atmosphere. But all of them cannot be used by the plants for photosynthesis. जब भी सर्दी पड़ती है तो हम क्या करते हैं? घर में या फिर अपने आसपास हम कोयला जलाते हैं, है ना, और अपन हाथ सेकते हैं उससे। अब सोचो, एक बंद रूम लो, उसमें आप कोयला जलाओ या फिर आप लकड़ी ही जलाओ, तो पूरा रूम थोड़े ही देर में क्या हो जाएगा? पूरा काला पड़ने लग जाएगा, क्योंकि कार्बन जमा होने लग जाएगी और आपको थोड़ी ही देर में क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी ना, क्योंकि वो बंद रूम है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता जा रहा है और आपको क्या हो रही है? सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग गई। अब सोचो, फॉसिल फ्यूल्स तो हमने सिर्फ एक रूम में ही वो लकड़ी जलाई और हमको ये चीज़ें देखने मिली। ऐसे ही क्या करते हैं अपन? फॉसिल फ्यूल्स तो बहुत सारे बर्न हो रहे हैं, हम देख रहे हैं गाड़ियों से भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स निकल रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को तो यूज़ करते हैं ना फोटोसिंथेसिस के लिए। अब लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते वो, बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी यूज बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं करते, थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं। अब अगर हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड देने लग गए तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो हमको हार्म करेंगे, ठीक है। सो व्हेन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज, इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। वो बैलेंस पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो लिमिट से पूरा बाहर चले जाते हैं। द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि क्या, अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करो, है ना,
मतलब उसकी लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो फिर क्या होगा, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमको देखने मिलेंगे, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसके कारण ही क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। वो बोल रहा है कि कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। तो सबसे पहले समझो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, यह आपका अर्थ है, ठीक है मैम, ये हमारा अर्थ हो गया, और ये है आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्या है, आपका एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो सन है, यहाँ पे आपका जो ये सन है, प्यारा सा छोटू सा, ठीक है, क्या करता है, वार्मथ पहुँचाता है, पहुँचा रहा है वार्मथ। ठीक है, जो ये रेडिएशंस है, कुछ रेडिएशंस क्या होता है, इमिट बैक हो जाती हैं, और कुछ यहाँ पे वापस से अर्थ पे आ जाती हैं। समझ आया, जो भी सन रेज पहुंचा रहा है अर्थ तक, वार्मथ पहुंचा रहा है ना, उसको एकदम गर्म रख रहा है। अगर सन नहीं पहुंचा पाता ना ये वार्मथ, तो हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडा होता। ठीक है, तो ये जो भी वार्मथ पहुंचा रहा है, जो भी गर्मी दे रहा है अर्थ को, ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये अगर इसको प्रोटेक्ट करके रख रही है और वापस से इसको रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण क्या होता है, सन जो हमारा अर्थ है उसका टेम्परेचर बना रहता है। ठीक है, और इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि मीथेन हो गई, ओजोन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी गैसेस होती हैं, क्या करती हैं, जो कि इस वार्मथ को मेंटेन करती हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि अगर ये हार्मफुल गैसेस, ये गैसेस इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है ना। ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और इधर उधर फेंकने लग जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है ना, वो मेंटेन नहीं हो पाता है और गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल इंक्रीज, देखो क्या होता है, इट इज़ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक, इट इज कॉज, अब कैसे कॉज होते हैं, देखो, बाय द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ड्यू टू वेरियस ह्यूमन activities like the burning of fossil fuels, large scale deforestation etc. जो भी हम अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ काट रहे हैं बहुत ही लार्ज स्केल पे, हमारे मतलब के लिए, हमें अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छा फर्नीचर चाहिए, इसलिए हम पेड़ काट रहे हैं, हमें पेपर लिखने के लिए चाहिए, हम पेड़ काट रहे हैं। तो उसके कारण हो क्या रहा है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कैसे हो रही है मैम ग्लोबल वार्मिंग उसके कारण, यार पेड़ काटोगे तो क्या होगा, पेड़ क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर पेड़ काट दिए तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो रेडिएशंस है ना, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और इधर उधर फेंकने लग जाती हैं। मतलब ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है सभी को, ठीक। द ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अदर ट्रैप द हीट कमिंग फ्रॉम द सन इन द एटमॉस्फेयर एंड प्रिवेंट फ्रॉम एस्केपिंग। वो पहले जितनी हमको वार्मथ चाहिए उसको ट्रैप कर लेती हैं, जितनी हमको वार्मथ चाहिए, जितनी अर्थ को गर्म रखने के लिए चाहिए वार्मथ, उसको वो ट्रैप कर लेती हैं और बाकी को वापस रेडिएट कर देती हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। It makes the surface of the earth warm and makes the survival of living beings possible. वरना मैंने बताया ना कि अर्थ क्या होता, बहुत ज़्यादा ठंडा होता अगर ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन क्या हो रहा है, ड्यू टू द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। वो वार्म रखने के लिए अर्थ का काम कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई भाई, डिफॉरेस्टेशन करने हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्न कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये गैसेस की क्वांटिटी, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। यार कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो अब क्या होगा, जितनी गैसेस चाहिए थी उससे डबल हो रही है ना, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वार्मथ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फ्लड आ रहा है, ये सब क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही तो हो रहा है। बोल रहे हैं ना, बाढ़ आ रही है या फिर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम ही तो उसके रीजन है, हम ही इसके रीजन हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्यू टू द इंक्रीज्ड कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फार्मर वाज यूजिंग पेस्टिसाइड्स ऑन हिज फार्म, ही यूज्ड द प्रोड्यूस ऑफ हिज फार्म एज फूड फॉर रियरिंग फिशेस. He was told that fishes were not fit for human consumption because large amount of pesticides had accumulated in the tissues of the fishes. Explain how did this happen? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फार्मर है, उसने क्या किया, जो भी वो पेस्टिसाइड्स यूज करता था अपने फार्म में, ही यूज दैट प्रोड्यूस फॉर हिज फार्म एज अ फूड फॉर रियरिंग फिशेज. ठीक है, अब क्या किया, जो फिशेज थी उन्होंने बोला कि फिशेज जो है ना वो फिट नहीं है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, क्योंकि because large amount of pesticides had accumulated in the tissues of the fishes. अब ये कैसे हुआ होगा वो देखते हैं. ठीक है, अभी कैसे हुआ होगा, क्वेश्चन हमने समझ लिया. पेस्टिसाइड्स क्या है, सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स हैं विथ इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं. ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज तो होंगे, क्योंकि वो क्या है, केमिकल्स हैं. एक मात्रा में ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हार्म पहुंचाने लगेंगे. मोस्ट पेस्टिसाइड्स आर ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड वाटर इनसॉल्युबल. वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, और क्या होता है, ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स भी होते हैं. कुछ कुछ मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स. ठीक है, और कुछ कुछ जो होते हैं वो होते होंगे बायोडिग्रेडेबल. क्लियर है? दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल टू द हायर ट्रॉपिक लेवल बिकॉज दे आर हाईली परसिस्टेंट. They enter into the food chain and hence possess potential harm for human consumption. अब जो वो फिशेस रेयर कर रहे थे उनका जब कंजप्शन होगा तो क्या होगा कि वो अफेक्ट करेंगे किसको, ह्यूमन कंजप्शन को भी अफेक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि जो फिश वो रेयर कर रहे थे उसमें क्या हो रहा है, उनकी टिश्यूज़ में क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड्स जमा हो रहे हैं. उनके जो फिशेज हैं उसमें क्या हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, टिश्यूज़ हैं उसमें क्या जमा हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स जमा हो रहे हैं. Pesticides from the soil are transferred into the crops. From the crops, देखो पेस्टिसाइड्स क्या हो रहे हैं, from the soil are transferred into the crops. ठीक है, सॉइल से किस में जा रहे हैं, क्रॉप्स में जा रहे हैं. From the crops, these are then transferred into the rearing fish food. ठीक है, rearing fish food का मतलब जो हम फिश से फिश करते हैं ना, रेयर करते हैं, उसको हम बोल रहे हैं. Pesticides enter into the water through rearing fish food and finally entered into the bodies of the fishes. ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही हमने जो खाना डाला उसमें तो वाटर बॉडी में चला गया ना पूरा, तो और भी फिशेस उससे अफेक्ट हो रही हैं, और भी सारी फिशेस उससे अफेक्ट हो रही हैं. जो वो खाना खा रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन और भी सारी फिशेस हैं उससे अफेक्ट हो रही हैं, उनकी बॉडी में पेस्टिसाइड्स एंटर कर रहे हैं. ठीक है, देयरफॉर पेस्टिसाइड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक. कहाँ से ट्रैवल हुए, लोअर ट्रॉपिक टू हायर ट्रॉपिक लेवल थ्रू द फूड चेन. देखो यहाँ पे हमने चीज़ देखी क्या कि वो सॉइल से कहाँ ट्रांसफ़र हो गए, फिशेस की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए. तो वही चीज़ बोल रहे हैं वो कि लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र हो गए थ्रू द फूड चेन. ओवर टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द फिश रीचेज अ लेवल विच कॉजेज द सीरियस मेटाबॉलिक एंड साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हमको ये चीज़ समझनी थी कि कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और कहाँ तक जा रहे हैं चीज़ें. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फॉर ड्राई क्लीनिंग इन द प्लेस ऑफ टेट्राक्लोरोइथेन लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड विद सूटेबल डिटर्जेंट्स इज एन ऑल्टरनेटिव सॉल्वेंट. ठीक, वो बोल रहा है फॉर ड्राई क्लीनिंग सभी कराते हैं ना, सुना ही होगा सभी ने ड्राई क्लीनिंग क्या होता है. इन द प्लेस ऑफ टेट्राक्लोरोइथेन लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड विथ सूटेबल डिटर्जेंट इज अ ऑल्टरनेटिव सॉल्वेंट है. ठीक है, हम इसको ऑल्टरनेटिव में यूज कर रहे हैं. व्हाट टाइप ऑफ हार्म टू द एनवायरमेंट विल बी प्रिवेंटेड बाय स्टॉपिंग यूज ऑफ टेट्राक्लोरोइथेन. विल यूज ऑफ लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड विथ डिटर्जेंट्स बी कंप्लीटली सेफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉल्यूशन. ठीक है, चलिए इसको एक बार देखते हैं. यहाँ देखो, टेट्राक्लोरोइथीन, टेट्राक्लोरोइथीन की बात हो रही है ना. क्या है टेट्राक्लोरोइथीन, इथीन बना दो पहले, ये बना दिया. अब वो बोल रहे टेट्रा मतलब
4 क्लोरीन होंगे, दिस इज टेट्राक्लोरोइथेन, ठीक है, टेट्राक्लोरोइथेन है। इज सस्पेक्टेड टू बी कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर कॉजिंग है ये, क्या है, कैंसर कॉजिंग है, कैंसर कॉजिंग है ये, ठीक। एंड कंटेमिनेट्स द ग्राउंड वाटर, दिस हार्मफुल इफेक्ट विल बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग लिक्विफाइड CO2 अलॉन्ग विद सुटेबल डिटर्जेंट्स। तो जो कार्बन टेट्राक्लोरोइथेन है ना, वो क्या करता है, वो एक तो कार्सिनोजेनिक है, मतलब क्या, कैंसर कॉजिंग है, और वो ग्राउंड वाटर को भी खराब कर रहा है, कंटेमिनेट करता है। उसकी जगह इसलिए हमने क्या किया, लिक्विफाइड CO2 का यूज़ किया है, लिक्विफाइड CO2 का यूज़ करना चालू कर दिया। दूसरी चीज़ क्या है, यूज़ ऑफ लिक्विफाइड CO2 अलॉन्ग विद द डिटर्जेंट्स विल नॉट बी कंप्लीटली सेफ, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव है, लेकिन क्या है, ये पूरी तरह से सेफ नहीं है। क्यों नहीं है सेफ, देखो, बिकॉज डिटर्जेंट्स ऑल्सो कॉज पोल्यूशन एज मोस्ट ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, है ना, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको ईजिली डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, उस पर एक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऑल्सो लिक्विफाइड CO2 विल अल्टीमेटली एंटर इन टू द एटमॉस्फेयर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। CO2 जो लिक्विफाइड CO2 है वो अल्टीमेटली कैसे ना कैसे करके वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करेगा, बढ़ावा देगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगा, ठीक है। तो दो इसके क्या हो गए, ड्रॉबैक्स हो गए, एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है और क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पे भी वो इफेक्ट करेगा, ठीक, क्लियर है। और यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चंस धमाकेदार तरीके से एकदम सॉल्व कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम हुए होंगे आपके क्रिस्टल क्लियर, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे सभी के सभी। और क्या करना है आपको, मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको और भी सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएंगे। आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। यहाँ पे आपको CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ मिलेंगे और भी सारे बोर्ड के कोर्सेज, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। और इसी के साथ साथ आपको और भी सारे कोर्सेज देखने मिलेंगे, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है आपको और ना ही कोई पेमेंट करना है, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स क्या दे रहा है आपको, हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़, बिल्कुल हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। ई बुक्स और ई नोट्स ये भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मैम कहाँ मिलेंगे ये, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और मुझे पता है कि सभी के सभी सोशल मीडिया पे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स भी है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर एंड व्हाट्सएप पे भी। जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।